अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल शो विद शाहिद मियाँ। आपको पता है कि अलिफ टीवी और लाइफस्टाइल शो विद शाहिद मियाँ का मकसद पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को नेशनली एंड इंटरनेशनली प्रमोट करना है, पाकिस्तान की नेशनलिज़म को प्रमोट करना है, पाकिस्तान की सकाफ़त को प्रमोट करना है, पाकिस्तान के हीरोज़ को प्रमोट करना है, पाकिस्तान के उन लोगों को आप तक लेकर आना है जो शायद आप तक लाना बहुत ज़रूरी है। क्यों कि हमारा मकसद ही यही है। और मेरे साथ देखते रहिए, ये सफ़र आज भी बहुत हसीन होने वाला है क्योंकि मेरे साथ बहुत हसीन लोग हैं। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आएगा। आज जो मेरे मेहमान हैं, मैं उनका थोड़ा सा तारुफ़ कराना ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि वो दोनों ही अपने शोबे के माहिर नाज लोगों में से एक है। सबसे पहले मैं बात करूँगा, मेरे राइट साइड पर मुनीब नवाज़ हैं। पाकिस्तान में जनाब फ़ैशन की जब भी बात की जाएगी और पाकिस्तान में जब भी फ़ैशन को लाने वालों की बात की जाएगी और पाकिस्तान की फ़ैशन की आइडियोलॉजी की जब बात की जाएगी और पाकिस्तान में जब तक फ़ैशन रहेगा तो मैं समझता हूँ मेंस वेयर में एक नेम हमारे इर्द गिर्द ज़रूर घूमता और सुनने को मिलेगा, वो है मुनीब नवाज़ का। मुनीब नवाज़ ने जो भी काम किया, जितना भी काम किया, बहुत खूब किया और कर रहे हैं। पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनली भी जितने फ़ैशन शोज़, फ़ैशन वीक्स किए, कुछ मेरे साथ भी करने का इनको इत्तेफाक हुआ है। इसके ऊपर भी बात होगी क्योंकि आज का सफ़र बहुत हसीन होने वाला है क्योंकि मेरे साथ मुनीब नवाज़ मौजूद है। अच्छा, इसी तरह मेरे दूसरे तरफ मेरे गेस्ट हैं, वो भी अपनी एक मिसाल रखते हैं। अगर पाकिस्तान की कॉरपोरेट इंडस्ट्री की बात करें तो पाकिस्तान में एक सफ़र का आगाज़ हुआ था डाइवो एक्सप्रेस का। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद है डाइवो एक्सप्रेस के CEO जनाब साजिद खान बतूर साहब, जो किसी तारीफ़ के मुहताज नहीं है। साजिद साहब के बहुत सारे इंटरव्यूज़ पहले भी है, लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो साजिद साहब की थोड़ी सी पर्सनल लाइफ पर और उसके थोड़ा सा हटके होगा। जी साजिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का, और एज ए वाइस प्रेसिडेंट आज आपसे बात होगी। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हम मुनीब नवाज़ से। हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ चेहरा और पहले से ज़्यादा यानी स्मार्ट। मुनीब साहब, सबसे पहले तो शुरू यहीं से करते हैं कि आपकी स्मार्टनेस का राज क्या है? क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा, मैं बचपन में भी आपको ऐसे देखता था। नहीं, मुझे पता है आप बचपन में देखता था बट नहीं, खुश रहना। आई थिंक बस सुकून करना कि बस जो है वही मान लेना। अच्छा, मैंने ये चीज़ आप में देखी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ब्लेसिंग है, बहुत ही तहम्मुल के साथ और बड़े ही यानी कि आप में ये चीज़ है, ठहराव है। और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे ख्याल से। ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान में। नहीं, पाकिस्तान में नहीं, आप दुनिया में भी कहीं पे भी जाके अगर आपने एक चीज़ से लड़ते रहना है, जो हो रहा है उससे लड़ते रहना है, तो फिर फ़ायदा क्या ज़िंदा रहने का। और खुशी का मेरे ख्याल से इतना ही तरीका है कि बस जो है उसको सब्र शुक्र करके अपना लिया। जो मेरा है वो मेरा है, जो नहीं है वो नहीं है। मुनीब, जैसा कि मैंने भी आपके इंट्रोडक्शन में बताया है कि आप उनमें से हैं जो पाकिस्तान में फ़ैशन को लाने वाले, इंट्रोड्यूस करने वाले। स्पेशली हम लोगों ने जब पहनना शुरू किया तो हमारे पास कुछ ऐसा चॉइस नहीं थी कि हम किसको मॉडल बनाएं या किससे लें, या कुछ ऐसा नहीं था। तो मुनीब नवाज़ एक ऐसा ब्रांड था जो पाकिस्तान की एक आइडेंटिटी बना, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली दुनिया में। क्योंकि मुझे तो आपके काम का पता है, तो थोड़ा सा मेरे व्यूज़ को बताइएगा कि ये सफ़र, हसीन सफ़र शुरू कहाँ से होता है? मैंने जब मैं कॉलेज में था, बल्कि कॉलेज से पहले भी मुझे ये लगता था कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट जो हो सकती है, आपने खान साहब की तस्वीर भी लगाई हुई है, वो पाकिस्तान के स्पोर्ट्स हैं और पाकिस्तान का म्यूज़िक है, आई थिंक। और मैंने देखा कि जब ये लोग बेचारे पाकिस्तान से बाहर जाते थे, स्पोर्ट्समैन और हमारे म्यूजिशियंस, तो सो आई थॉट कि अगर हमने पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर इमेज के बारे में उस ज़माने में बात शुरू हुई थी, तो मैंने ये सोचा कि क्या उनके लिए किया जा सकता है। एंड देन आई थॉट कि उनके लिए, मुझे कपड़े बनाने का शौक़ ऑलरेडी था ही, तो मैंने फिर सोचा कि यार जो पाकिस्तान का नाम रोशन करने की कोशिश भी करेगा, बेशक वो अंदर रहते हुए करे, बाहर रहते हुए करे, तो मैं उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट करना शुरू कर दूँ। बिकॉज़ आई थिंक कि आर्ट के थ्रू जो सपोर्ट मिलती है और जो इमेज मिलता है वो साइंस के थ्रू नहीं शायद मिल सकता। साइंस भी एक ज़माने में आर्ट ही थी पहले। सो आई थिंक वो इट वाज जस्ट अ थिंग कि मैं क्या कर सकता हूँ, रादर देन हम हमेशा कहते हैं कि जी हमें क्या मिल सकता है, हमें भाई पहले आप क्या देने जोगे हैं वो तो शुरू करें। तो दैट वाज माय स्टार्ट ऑफ द, जिससे आपने कहा एक ब्यूटीफुल जर्नी है, वो अल्लाह का शुक्र है देने वाली रही है अभी तक, और उसके बदले में ही बहुत कुछ मिला है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मुनीब, ये सफ़र इतना आसान नहीं था जितने आपने वर्ड्स में, चंद वर्ड्स में कह दिया,
लेकिन ये बताइएगा कि मुनीब नवाज़ को ये सारा कुछ करने में यकीनन आप उस दौर में फ़ैशन को लेकर आए जब थोड़ा सा लोग अपने पर स्पेंड भी नहीं करते थे, लोग समझते भी नहीं थे। आजकल तो लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया ना, बिकॉज मीडिया की वजह से हम उसमें हम लोगों का भी रोल है, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी फेस करनी पड़ी होगी पाकिस्तानी जैसी कम्युनिटी में कि आप करने क्या जा रहे हैं यार। आप सफ़र की बात आप देखिए सर, डेव वाले भी आपको बताएंगे कि सर सफ़र जो है ना वो होता हसीन ही है। अगर आपने उसके अंदर भी बाहर देख के कहना कि यार वो जो गाड़ी में मैं नहीं हूँ उसमें बैठना है, तो फिर वो मसला हो जाता है। आई थिंक जो आपके पास है, वंस यू डिसाइड कि जी ये मैंने करना है। अभी 3-4 दिन पहले ना एक बच्चा मेरे साथ जिम में पूछ रहा था कि जी व्हाट मेड यू कंटिन्यू थ्रू द डिफ़िकल्टीज़। मैं यार मैंने कभी अपने आप को ये ऑप्शन ही नहीं दी कि मैं कुछ और करूँ। मैंने ऑनेस्टली अपने आप के साथ ये मुआहदा कर लिया था बहुत पहले ही कि और कोई ऑप्शन नहीं है। जब मुझे इससे बहुत बेहतर ऑफर्स भी आए कि ये छोड़ दो, उसमें पड़ जाओ, पहले ये कर दो, वो कर दो, बिजनेस में पड़ जाओ, वो मैंने अपने आप को ऑप्शन ही नहीं दी। जब मैंने ऑप्शन ही नहीं दी तो आपका वो पटरी बन जाती है, आप फिर उस पटरी पे चलते रहते हैं। और फिर जब वही पटरी है और आपने खुद चूज़ की हुई है तो फिर उस पटरी के बारे में बुराई नहीं करनी। हम लोग आई फील कि अ लॉट ऑफ टाइम्स बहुत सारे बच्चे जो ऑप्शंस होने की वजह से ना हमेशा अपनी पटरी की बुराई देखते रहते हैं। एंड आई थिंक कि ये हमारे रिलीजन में भी है, आई थिंक हमारी साइंस में भी है। हमें खुद भी समझ आ जानी चाहिए कि अपनी थाली के अंदर बुराइयां नहीं ढूंढनी चाहिए। जो है वो कौम हमारे में कुछ ना कुछ किसी जगह पर पाया जाता है काफ़ी हद तक। आई फील कि वो ही वजह है कि जिसकी वजह से हमारी सक्सेस रुक जाती है कि हम अपने अंदर ही बुराइयां ढूंढना शुरू कर देते हैं, अपने अंदर ही नुक्स निकालना शुरू कर देते हैं। और वो मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। अपने इर्द गिर्द को और अपने आप को, अपने आस पड़ोस वालों को अगर हम उनकी अच्छाई में बिलीव करेंगे तो ही हम उनके अंदर भी बेहतरी देख सकेंगे और हम उसकी अच्छाई के थ्रू अपने आप को भी अच्छा रिप्रेजेंट कर सकेंगे। मुनीब, मुझे ये बताइएगा कि मुनीब नवाज़ क्लोथिंग ब्रांड जो है, इसकी असल में आइडियालॉजी और सेंस ऑफ फैशन जो थी उसके पीछे जो एक वो क्या थी एक्चुअल में, यानी कि एक पूरा होता है ना थीम क्या था आपको ये लाने का कि आपने देखा कि यार पंजाब के लोगों को पहनना नहीं आता तो चलो इन्हों से बनाना शुरू कर दो? नहीं, या वो टाइम अच्छा था, आप चंद एक में थे तो उनमें से आप ऊपर आ गए, ये भी कहा जा सकता है? कुछ भी कह सकते हैं सर, जो भी अल्लाह ताला ने दे दिया बस ले लिया। लेकिन ये कि मुझे शौक़ हमेशा से था अपने क्राफ्ट के अंदर सीखने का। आज भी मैं उसी तरीके से सीखने की कोशिश करता हूँ। अभी जो लास्ट कलेक्शन लास्ट वीक अभी हमने कराची में प्रेजेंट किया है, उसके अंदर भी मैंने बिल्कुल ही नए तरीके से अपनी टेलरिंग री इन्वेंट करने की कोशिश की है। 20 साल हो गए काम करते हुए तकरीबन, और सीख रहा हूँ अभी भी छोटा मोटा कुछ आ गया। 20 साल हो गए, वही कहना मैं देखा करता था, इससे भी ज़्यादा हो गए अब तो। वैसे काम करते हुए, नौकरियाँ करते करते काफ़ी सारा टाइम हो गया, बट काम करते हुए बहुत टाइम हो गया और इतना हसीन रहा है सफ़र के पता नहीं लगा कि 20 साल किधर गए। तो अभी भी ऐसा लगता है कि आई गेट टू डू दिस, मतलब ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ बना लें और नया नया सीखने का अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे बिजनेसेस आपको स्टैग्नेट कर देते हैं, ये बिज़नेस ऐसा है कि आप रुक नहीं सकते। So, नया से नया कुछ लेकर आना है आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया देखने को मिल जाता है। एवरी डे जो आइडियोलॉजी थी वो यही थी कि क्या बेहतर अपने लिए कर सकते हैं, और उस अपनाइयत के अंदर जो लोग आते जाएंगे उनके अंदर भी क्या आप छोटा मोटा उनकी भलाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि यही तो है अपनापन, यही कह सकते हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि मुनीब में ये क्वालिटी है कि ये बहुत ही पॉजिटिव माइंडेड इंसान है और इसने कुछ ना कुछ इसमें से निकाल लेना है, चाहे वो फैशन हो, चाहे इसका मिलना हो, इसमें ये क्वालिटी है। ठीक है, हम आपसे बात जारी रखेंगे। मेरी तरफ बैठे हुए हैं जनाब साजिद साहब, एज ए वाइस प्रेसिडेंट डाइवो पाकिस्तान। बहुत बड़ी एक ये भी एक जर्नी है, ठीक है, बहुत लंबा सफ़र है। साजिद साहब, थोड़ा सा पहले डाइवो के मतलब बताइएगा कि डाइवो पाकिस्तान में जब आया वो भी एक नई इन्वेशन थी पाकिस्तान के लिए, हम लोगों को डाइजेस्ट करना भी मुश्किल हो रहा था। अभी डाइवो पाकिस्तान कहाँ पर है, ताकि फिर हम आगे चलें? बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका। सबसे पहले कि सफ़र कैसे शुरू हुआ, तो 1997 में ये कंपनी पाकिस्तान में आई थी। और अगर आपको तो याद होगा, वो तो छोटे हैं हमसे, मगर चूँकि आप बड़े हैं तो आपको याद होगा कि बस अड्डा एक बुरी जगह समझी जाती थी। बुरी जगह समझी जाती थी कि यार बस अड्डे पे एक टर्मिनोलॉजी में ये वर्ड, हम लोगों ने इसको अड्डा समझ लिया क्या, ये बुरी जगह थी, कहते अड्डा समझ लिया। ये तो एक कॉन्सेप्ट था। प्लस बसों के डिपार्चर्स का
अराइवल का टाइम नहीं था, तो लोग अपनी गाड़ियों का यूज़ करते थे, फ़्लाइट्स का, कि टाइम पे पहुंचना, तो बसों के साथ टाइम का मैच करना मुश्किल था। ख़वातीन सफ़र नहीं करती थी, एयर कंडीशन बसें नहीं थी, फूड का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, होस्टेस ये कॉन्सेप्ट ही नहीं थे। तो डेव पाकिस्तान 1997 में आई और उसने पहली बार एक स्ट्रक्चर्ड टर्मिनल, एक्सक्लूसिव टर्मिनल, एक तो ये होता है कि अड्डा होता है, सारी बसें खड़ी होती हैं, एक आपका अपना एक्सक्लूसिव एक टर्मिनल बना जिस पे एक पैसेंजर लाउंज बना, बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह, जहाँ पे आप वेट कर सकते हैं, वॉशरूम, नमाज़ पढ़ सकते हैं, जनरेटर्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, फिर टाइम पे डिपार्चर, टाइम पे अराइवल्स आप अपने प्लान कर सकते हैं। और जो उससे भी बहुत बड़ी बात पाकिस्तान के लिए हुई कि हमारी बच्चियों को कि जो कि मैट्रिक या इंटरमीडिएट हैं, उनको होस्टेस की जॉब दी, उनको एक कैरियर दिया, प्लस फिर फूड दिया। अब सफ़र के दौरान आपको डर लगता है कि मैं बाहर से फूड खाऊं ना, ये खाऊं, सबसे बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात थी। तो आपको एक कंट्रोल हाइजीनिक किस्म का फूड मिला, तो बहुत सी चीज़ें, पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हुआ। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह डेवू की वजह से लोग उसको फॉलो करते हैं, बहुत सी कंपनियों ने अपने साथ डेवू का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, और हमें खुशी भी होती है कि हमारे फॉलोअर्स भी बहुत हैं, हमारे ट्रेंड को भी लोग समझते हैं, और इस ट्रेंड से ऊपर कोई जा भी नहीं सका। यही लास्ट इस वक्त जो अवेलेबल है, डेवू का एक ट्रेंड चल रहा है, तो ये तो इसका सफ़र हुआ। आप आज जो है, आज डेवू पाकिस्तान बहुत से और काम भी कर रही है। ये तो इंट्रासिटी बस की आप बात करें जो एक शहर से, मगर इसके अलावा जो मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं मुल्क के अंदर, शहर के अंदर, उसमें 96% जो है वो डेवू चला रही है, जैसे BRT। अच्छा, ये सिर्फ ओनली नॉट पंजाब, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? जी, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि BRT पेशावर का ऑपरेटर, ऑफिशियल ऑपरेटर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, मगर डेवू पाकिस्तान है। मेट्रो मुल्तान डेवू पाकिस्तान चला रही है, ऑरेंज लाइन ट्रेन डेवू पाकिस्तान चला रही है, स्पीडो बस डेवू पाकिस्तान, और ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन कराची, अमेजिंग, ये भी डेवू पाकिस्तान। वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं। डेवू फास्टेक्स है जो कि मुल्क की तीसरी बड़ी कोरियर कंपनी है, हमारे UPS के साथ मुआहदे हुए हैं। तो एक मेगा किस्म का लिबर्टी पावर प्लांट है, बोल TV है, इस तरह की चीज़ें हैं जिसको डेवू रन करता है। तो एक उस छोटी सी यानी बीज से, तुखम से इतने ही बड़ा दरख्त बनाया आज। तो राइट नाउ डाइवो पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट तो बहुत कर रहा है, तो अब आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं और आगे क्या? आगे की जो है वो तो आपने देखा कि स्मोक आप देख रहे हैं इस वक्त, इन्वायरमेंटल हमारे फोकस्ड है कि हम उसको इलेक्ट्रिक बसों में जाएं, इलेक्ट्रिक बाइक्स में जाएं। तो उस पर हमने कुछ बसें इंपोर्ट भी कर ली हैं, कुछ बसें हम चला भी रहे हैं, उनकी लिमिटेशन भी देख रहे हैं। पूरा अपने आप को एक 360 डिग्री यानी ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए आपने देखा कि इस वक्त हालात पंजाब में क्या हैं। तो उस अगले के जो 10 साल नज़र आ रहे हैं वो कन्वर्जन के नज़र आ रहे हैं कि हम जाके EV पे जाएँ। अच्छा। हमारे बहुत सारी रिसर्च डिपार्टमेंट बने हुए हैं, काफ़ी यानी 3 व्हीलर पे, स्कूटीज़ पे रिसर्च हो चुकी है, बसें हम ला चुके हैं, बसों की ट्रायल रन जारी है। तो फ्यूचर तो मियाँ साहब इलेक्ट्रिक है, फील्ड तो यही रहनी है, मगर इसमें इनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन और ग्रीन एनवायरनमेंट की तरफ हमारे स्टेप्स हैं सारे। लेकिन मैंने देखा साजिद साहब, इसमें आपका भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। आपने कहाँ से ये सफ़र शुरू किया, तो आज एज ए वाइस प्रेसिडेंट आप इसमें सर्व कर रहे हैं। तो ये भी वही बात, मुनीब अली, हसीन सफ़र तो था लेकिन आसान नहीं था। वो असल में जब आपके साथी, ऐसे मैं लकी था कि मैं जब पहली जॉब कर रहा था मोबाइल कंपनी में, तो वो कंपनी भी पहली बार आई, तो मैं कंपनी भी मेरे साथ बड़ी हुई, मैं भी उसके साथ बड़ा हुआ। डेवू पाकिस्तान और डेवू फास्टेक्स के साथ मैं भी यानी बड़ा भी मैं भी हुआ, साथ में वो भी बड़ी हुई। आप ज़्यादा बड़े हो गए, दोनों इकट्ठे बड़े हो गए। तो वो यानी एक सफ़र जब आप कंपनी ग्रो करती है तो आप उससे लर्निंग लेते हैं। तो अभी ने भी सीखा, लर्निंग ली, हमारी भी बड़ी यानी जो हमारी टीम है उसकी लर्निंग हो रही है ना। अभी EV हमारे सामने अभी आया है, इस तरह की चीज़ें, और मेट्रो प्रोजेक्ट मुल्क में नहीं थे, और इनलाइन ट्रेन नहीं थी, तो इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आई। हमने उसके साथ सीखा भी, उसकी प्रोसीजर भी सीखे, उसकी ऑपरेशन भी सीखी, उसके प्रॉब्लम भी, बग्स भी सीखे कि बग्स के रिजोल्यूशन क्या थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र हसीन भी था, हसीन है, मज़ा भी आ रहा है, और चूँकि नई नई चीज़ें आ रही हैं तो फिर आपको टाइम गुजरने का पता नहीं चलता। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये इंटरनेशनल कंपनी थी, पाकिस्तान में आके इन्होंने काम किया, और इतना लंबी जर्नी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी ये सफ़र जारी है। 27 साल इसको हो गए कि चल रही है। अच्छा, बहुत कम लोग जानते हैं कि साजिद बतूर खान साहब लिखते भी हैं और बड़ा यानी इनकलाबी लिखते हैं। ये बात कहाँ तक दुरुस्त है जनाब? एक्चुअली मेरा ताल्लुक चूँकि पेशावर से है और मैं पठान हूँ, तो मुझे हमेशा ऐसे एक फ़ील होता है कि हर इंसान को अपनी कम्युनिटी, अपने रिलीजन, अपने इलाके की तरफ ज़रूर कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो जब मैं पंजाब में आया, 20 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, तो मुझे महसूस हुआ कि यानी जो पठान बच्चे हैं वो एक दहशतगर्दी का शिकार हैं। वहाँ पे तालीम की कमी है, रोज़गार की कमी है, मैन्युफैक्चरिंग, हाँ वहाँ पे ये चीज़ें नहीं हो रही। इवन अफ़गानिस्तान भी, इवन बलूचिस्तान भी। तो मुझे लगता था कि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो भी इफेक्ट हो रहे हैं कि उनके भी कोई मेंटोर नहीं है, कोई कॉर्पोरेट ट्रेनर नहीं है। फिर मैंने उनके लिए कुछ 2 किताबें कासिम अली शाह साहब की पुश्त में ट्रांसलेट की, कुछ वीडियोस डब की, कुछ उनके साथ मैं काम कर रहा होता हूँ, ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ।
ये सब फ्री ऑफ चार्ज है और मैं इसको यानी समझता हूँ ये मेरी ड्यूटी है कि मैं इसको यानी पे ये बैक CSR के हवाले से आप कह सकते हैं, आप कर रहे हैं। ज़ाती भी मेरी एक जिम्मेदारी ज़ाती है कि मैं यानी अपनी कम्युनिटी जो मेरी यानी जो मेरी अदना नाकिस मेरी यानी हैसियत है मैं उसमें कंट्रीब्यूट करता रहता हूँ। उनके लोगों को बच्चों को यहाँ के लाहौर बुलाता हूँ, बहुत से कल्चरल प्रोग्राम करता हूँ। अब बहुत से शायर पोइट जो कि पुश्त ज़ुबान के लिए काम कर रहे हैं उनको बुलाता हूँ, उनके साथ प्रोग्राम्स करता हूँ। काफ़ी नई नई बातें हम सीखते हैं, चैनल चला रहे होते हैं और लगे रहते हैं अपनी कम्युनिटी की तरफ। सर आप उन बच्चों को फैशन डिज़ाइनर भी बनाए ना, फैशन की तरफ लेकर आएँ। पाकिस्तान की इकॉनमी में बहुत ज़्यादा यानी कि कंट्रीब्यूशन होगा उनका। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से यानी मैं मुनीब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो यानी जो KP है या बलूचिस्तान है उसकी उधर उसके लिए डिज़ाइनर्स नहीं ज़्यादा हैं। ज़रूरत है उनके कल्चरल कपड़े हैं ना, उनके अपने वो हैं, अपने उनके ट्रेडिशंस हैं। उसमें अगर आप नीश को देखें ढूंढें तो मे बी कि वो आसानी से पहन सकें। और ये नेशनलिज्म भी है, नेशनलिज्म भी है और उनकी नेशनलिज्म को अपनी promote। एक आइडेंटिटी भी है। एक तो शलवार कमीज एक यूनिवर्सल, मगर उनके अपने भी ड्रेस हैं। जैसे बलूचिस्तान के अपने स्पेशल ड्रेसेस हैं, बिल्कुल। पेशावर में ख़वातीन के गाँव में ड्रेसेस हैं, उनको भी मॉडर्नाइज और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। लेकिन सर वो शायद मॉडरेट होना चाहते ही नहीं है, मैंने भी देखा है। क्यों जी? सब चाहते हैं सब अपॉर्चुनिटी हो। अच्छा, यानी अब यहाँ जितने ब्रांड वहाँ के यहाँ से गए हुए ना, वहाँ के ब्रांड उठे, वहाँ पे उनके नाम से उठे। जैसे अब कप्तान चप्पल आप पहनते हैं ना, हाँ वो तो वो उसको प्रमोट किया गया तो वो प्रमोट हो गया। वो हमारा ट्रेडिशनल चप्पल था और वहीं पे था, एक ब्रांड बन गया, एक ब्रांड बन गया। और ब्रांड के अलावा जो और चप्पल भी हैं लोगों ने पहनने शुरू किया उसको। तो वहाँ बहुत कुछ है, यानी फैशन में करने को तो बहुत कुछ है। क्यों मुनीब आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? वाकई यानी कि हमारे साइड एरिया तो वैसे ही यानी कि नहीं बिल्कुल, आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह पे हैं। आई थिंक वो जो सर ने बात किया है वो सबसे ज़रूरी यही है कि वो वहाँ से उठना पड़ेगा। कोई ब्रांड को, सर जैसे लोग वहाँ पे जो बिज़नेस को थोड़ा सा समझते हैं, जो कल्चर को थोड़ा सा समझते हैं, वो वहाँ से उठाएं। आपको जहाँ पे मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं हाज़िर हूँ। जो छोटा मोटा काम मुझे आता है नाकसा, वो मैं हाजिर हूँ। मैं उनको गाइड करने के लिए आपके साथ थोड़ा बहुत को भी वो करने एग्जीबिशन पेशावर में रखते हैं सर, कंसोलिडेट करने के लिए, किसी भी चीज़ में एफर्ट। और कभी कभी थीम और आइडिया इनको मिल जाता है, ऐसे लोगों को, क्रिएटिव लोगों को ना एक थीम मिलती है जिससे पूरा डिजाइन। बिकॉज आई डू फील कि अगर हम लोग जैसे डेवू वाले अगर कुछ इस तरह का भी सफ़र क्रिएट करते हैं कि जैसे इन लोगों की, अभी मेरे दोस्त अपनी फ़्लाइट से फंस गए थे तो वो भी डेवू से कराची से लाहौर आए। दे वर लाइक इट इज़ द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड कि वो आराम से वो करते हुए आए हैं। आई हैव टेकन द डेवू लाहौर से इस्लामाबाद काफ़ी अ कपल ऑफ टाइम्स एज वेल। तो वो आई थिंक वो उन्होंने इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट को तो किया ही है, प्लस द बैटरीज, प्लस सो मेनी अदर सर्विसेज दैट दिस गाइज हैव आर अमेजिंग। आई थिंक उसके अंदर इसको इनकी सर्विसेज को सराहना भी चाहिए। एंड आई थिंक अगर डेवू वाले को इस तरह का कल्चरल सा एक पॉट बनाते हैं कि जी आप यहाँ से वहाँ जाएं, वहाँ से बच्चों को लेके फिर यहाँ पे आएँ, उनके साथ मिल के कुछ डिज़ाइन करें, वो वहाँ पे भी प्रेजेंट करें, यहाँ पे भी प्रेजेंट करें। जितना छोटा मोटा अगर मैं कुछ कर सकूँगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। हमारी एक मोबाइल ऐप, पाकिस्तान की पहली मोबाइल ऐप आ रही डेस्टिनेशंस के नाम से, डेस्टिनेशन के नाम से। ओके। वो अभी लॉन्च होगी तो उसमें जब जैसे हम बैठ जाते हैं ना, उसमें जब आप कुछ पूछेंगे ना कि मैंने कहाँ जाने, तो गूगल मैप आपको बताएगा वहाँ से कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या ख़रीद सकते हैं, कितने किलोमीटर है, कितना सफ़र है, कौन सी ट्रांसपोर्टेशन है। तो उसका भी बहुत जल्दी हम जब लॉन्च करेंगे तो जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं या जो किसी एक शहर से किसी और शहर में पाकिस्तानी हैं, उनके लिए बहुत आसानी पैदा हो जाएगी। उनको हर पूरा मुल्क हम मैप कर रहे हैं उसके लिए, ताकि वो आसानी से उसको ट्रैक कर सकें। देखिए मुझे इतना शौक है, मैंने अभी तक पाकिस्तान नहीं पूरा देखा। मैंने भी नहीं देखा जी। मेरा तो बड़ा हम बाहर चले जाते हैं, उनको ले जाता हूँ ना, हम डरते हैं उन हालात और वाक़यात की वजह से। नहीं मेरा तो मतलब कभी मैंने छुट्टी लेने का सोचा नहीं ज़्यादा, बट मेरी बेगम और बच्चों को बड़ा शौक है, तो मैंने कहा किसी दिन चलते हैं कि सर आप इंटरनेशनल टूर जो करते हैं वो कर लेते हैं, यहाँ पे रह गए और सारा कुछ यहाँ पे। सर आप इनिशिएटिव ले, ये बल्कि हमारे प्लेटफॉर्म की वसादत से ये बात हो रही है, आप इनिशिएटिव ले, मुनीब आपके साथ हैं, बल्कि पूरी फैशन इंडस्ट्री आपके साथ खड़ी हो जाएगी। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आप 1-2 प्रोग्राम इस तरह के वहाँ रखें, उधर रिकॉर्ड करें। वहाँ पे पहले होते थे, आई थिंक जब पहले अच्छा टाइम था 10-20 साल पहले, आई रिमेंबर के वहाँ पे कुछ चीज़ें हिलजुल हुई थी, फिर उसके बाद उसको शट डाउन कर दिया गया। बट आई थिंक वो एक ऑल्सो एक कल्चरल भी आराम से आगे जाना होता है, एकदम ही नहीं आपने धक्का मारते ना। सो आई थिंक इसलिए इट हैज़ टू बी अ क्रॉस कोलैबोरेटिव एफर्ट रादर देन कि जी आइस ब्रेकिंग करते हैं, इसकी आइस ब्रेकिंग करते हैं। हाँ, शुरू करते हैं कहीं से, इंशाल्लाह। बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि यही है अपनापन। और नाज़रीन, यही है वो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जिसको लेके हम लोग चल रहे हैं। और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इस वक्त टाइम हुआ एक स्मार्ट से ब्रेक का, मिलते हैं हम आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक नाजरीन। मेरे दोनों खूबसूरत तरीन
गेस्ट मेरे साथ मौजूद है और बड़ा दिलचस्प गुफ्तगू चाह रही है, हसीन सफ़र भी जारी है। जी मुनीब, आपकी तरफ आता हूँ। मुनीब, आप अभी बात हो रही थी साइड एरियाज़ की, KP की, वो साइड एरिया नहीं कहेंगे, हमारा मुल्क है हर जगह पर ही, बिल्कुल, बल्कि हमें कुछ करना चाहिए, फ्यूचर में सोचना चाहिए। वहाँ पे फैशन ना सिर्फ फैशन बल्कि फ़ैशन शोज़ भी होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। आई थिंक हम लोगों ने अभी तक वन ऑफ द थिंग्स दैट आई कीप टॉकिंग अबाउट इज कि हम लोगों ने अपनी डेवलपमेंट को ना सिर्फ लाहौर, कराची, लिमिटेड कर दिया, पेशावर तक रखा हुआ। आई थिंक हमें कम से कम 70 साल के अंदर को 50 शहर तो बना लेने चाहिए थे। अगर 50 नहीं तो कम से कम 20 तो बना लें। अब हमारा अगला टारगेट ये होना चाहिए कि हम लोग ना बगैर सोचे समझे वही पटरी बांध के ना हर बंदा जो जहाँ पे कुछ भी कर सकता है ना वो अपने शहर को बनाना शुरू कर दे। वहाँ पे हर मार्केट इतनी मिल जाएगी कि वो शहर बन जाएगा। वहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी, वहाँ पे आपकी खुद ही रोज़गार आ जाएगा, खुद ही सब कुछ आ जाएगा। बट वहाँ पे कोई सी इंसान को एक वो कड़वा घूंट ले के ना करना है कि मैंने ये करना है। फिर वो जर्नी खुद ही आसान भी होगी, खुद ही खूबसूरत भी होगी, लेकिन जब तक उस पर कोई पहला कदम नहीं रखेगा ना, पहली नीयत नहीं बांधेगा, वो अमल का दारोमदार नीयत का है, नीयत का दारोमदार अमल पे है, तो वो दोनों चीज़ें इंटरमिंगल हो जाएंगी ना तो काम होता जाएगा। आई फील कि हमें कम से कम 5-10 शहर और बना लेने चाहिए। मैं कभी कभी शूट्स के लिए कराची से या लाहौर से ज़रा सा बाहर जाते हैं ना, आप परेशान हो जाते हो कि ये क्या हो रहा है। वहाँ पे एक साफ़ बाथरूम ढूंढना कितना मुश्किल काम हो जाता है, यू नो। सो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप 25 करोड़ की आबादी, आप कोई छोटा शहर नहीं है, छोटे मुल्क नहीं है आपके यार। अच्छा जी, हमने 1 करोड़ बंदा है या 5 करोड़ बंदा है, आपके पास आबादी है और 25 करोड़ आबादी को आपने सिर्फ अंडे ही पहुंचाना शुरू कर देना और उसके इर्द गिर्द की इंडस्ट्री बना लें आप 10 शहरों में, तो आप मतलब दिस इज अ रिडिकुलस अमाउंट ऑफ मनी दैट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट एंड वी आर मिसिंग आउट ऑन ग्लोबली स्पीकिंग एज वेल। बाहर से दुनिया आके अब मतलब डेवो इज एन इंटरनेशनल कंपनी दैट इज कम टू पाकिस्तान, उससे रिकग्नाइज किया कि जी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की इतनी बड़ी डिमांड है तो हम लोग ये करेंगे। कम्युनिकेशन की बाहर की कंपनीज आ रही हैं, फूड की बाहर की कंपनीज आ रही हैं, भाई हम लोग वाले यहाँ से बाहर जा रहे हैं। सो वो आई थिंक मेरा पर्सनल बिलीफ ये है एंड आई थिंक वो थोड़ा सा सेमी पॉलिटिकल बिलीफ ये है कि जी अब हमें अपना रोल दूसरी डेवलपमेंट्स में भी जाना पड़ेगा, रादर देन लाहौर में ही बनाते रहें कंस्ट्रक्शन ठक 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 ठक। बट मतलब लाहौर के बाहर भी आपको यू हैव टू गेट साइड नहीं है वो, मेरे ख्याल से वो आपका, जैसे आपने कहा वो आपका मुल्क है, आपने मतलब एक गली से दूसरी गली जाना है और वहाँ पे भी डेवलपमेंट करनी है। आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सर ने जैसे बात की कि एजुकेशन के बगैर ये नहीं हो सकता। फिर वही वाला मसला आता है कि एक चीज़ खोलो तो उसका सिरा ही नहीं मिलता, बट किसी ना किसी को ये शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल। बल्कि हाँ साहब, मैं थोड़ा सा बात बताऊं आपको कि एज ए ऑर्गेनाइज़र मैंने ये कोशिश की थी पाकिस्तान फैशन वीक पेशावर करने की, और हमने PC में यानी पूरा अरेंजमेंट भी किया था, लेकिन वही हमारी जो थी ब्यूरोक्रेसी की आड़ में, यानी कि उसकी परमिशन यानी बिफोर 72 आवर्स हमारी परमिशन वो यानी कैंसिल कर दी गई। बिल्कुल बिल्कुल। मकसद हमारा वही पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को प्रमोट करना था। तो अगर सर आप इस तरह का प्लेटफॉर्म देते हैं तो हम आपके साथ हैं, इस सफ़र को और अच्छा करेंगे। मैंने बताया आपको ना कि सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत फर्टाइल इन्वायरमेंट बना हुआ है, आप कहीं भी कर सकते हैं। वो जो आपको परमिशन नहीं मिली, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से नहीं मिली होगी किसी वजह से ना, वो मुश्किल तो रहती है, वो मुश्किल तो रहती है ना। मगर ये कि अगर जैसे मुनीब ने कहा कि वहाँ का कोई लोकल आदमी फिर आपको प्रोटेक्शन दे सकता है, आपको एक इन्वायरमेंट दे सकता है ना, आउटसाइडर के लिए मुश्किल होगा। वो मिल के तो काम कर सकते हैं, मगर बिल्कुल आप एक्सक्लूसिवली कल्चर जाने बगैर, वहाँ आपकी इन समझे बगैर आप वहाँ जाके कर भी सकते हैं, मगर आपके यानी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो ये तो मैं भी कोशिश करूँ कि ऐसे कोई प्लेटफॉर्म बनाएं कि वहाँ के लोकल जो अच्छे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, न्यू टैलेंट, जो अच्छे यानी इन्वेस्टर्स हैं, वो थोड़ा हमारे साथ दें और हम यहाँ से टैलेंट दें, वो वहाँ से इसमें यानी कल्चरल टच डालें, फाइनेंशियल्स उसकी अच्छी करें, तो ज़रूर पाकिस्तान फैशन काउंसिल भी सर इसमें रोल बड़ा प्ले कर सकती है। ना सिर्फ वहाँ पर कोई कॉलेज भी, यानी जैसे हमारे PFDC है या और अदर कॉलेजेस स्कूल्स हैं, तो फैशन के लिए बहुत कुछ, फैशन की तो बाउंड्रीज कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। सिर्फ अगेन चक्कर ये कि अगेन ये किसी ना किसी ने कभी ना कभी एक दफ़ा शुरू करना है, हो जाएगा। आई डोंट थिंक इट्स वेरी फार फेच्ड। भी इसका इनिशिएटिव ले सर, मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे जो कर सकता हूँ मैं वो कर रहा हूँ। सर हाजिर हैं आपके साथ, जब आप लोग बोलेंगे मैं हाजिर हो जाऊँगा। अगर आप लोगों को मेरे लायक कोई खिदमत होगी, मैं छोटा मोटा मुझे जो आता है मैं लेके हाजिर हो जाऊँगा। और उसके अलावा आई थिंक कि जैसे सर भी कह रहे हैं, आई थिंक द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि वी हैव टू रिकग्नाइज कि ये जब तक एक इंसान वहाँ पे जो रूट्स के साथ नहीं कनेक्टेड ना, आप तब तक
वहाँ पे अब मैं लंदन चला जाऊँ, वहाँ पे बगैर किसी पार्टनर के, बगैर किसी लोकल सपोर्ट के मैं वहाँ पे जाके शो नहीं कर सकता। आपने दुबई में शो किया, आपने वहाँ पे लोकल पार्टनर्स आपके पास, यहाँ की एम्बेसी थी, वहाँ के लोग थे, यू हैड द कनेक्शंस, राइट। सो उसकी वजह से वो आसान हो गया सारा काम होना। इसी तरह मैं लंदन गया, मैं पेरिस गया, मैं अमेरिका गया, मैं इधर उधर गया, मैंने वहाँ पे जाके शोज़ किए। मेरे पास लोकल सपोर्ट होती है, जब तक लोकल सपोर्ट नहीं होगी तो वो वहाँ पे अब काम नहीं हो सकता। एंड दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। मतलब आपके पास सर पाकिस्तान एक्चुअल रियलिटी है ये इतनी सी बात है, इसके अंदर कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये करने वाली बात है। काउंसिल्स ने भी ये करने की कोशिश की थी पहले भी, काउंसिल्स आज भी बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, मैं उसको ये नहीं कहता कि किसी ने काम करना छोड़ दिया, बट आई थिंक कि अभी वो हालात के अंदर वो अपने अपने चीज़ों के अंदर, अभी वो मेरी सोशल मीडिया बढ़ जाए के अंदर ना वो जो बड़ा कलेक्टिव वो इम्पैक्ट है ना, वो थोड़ा सा आजकल लोगों की वजह वो कम हुआ है। आई थिंक दैट्स वेयर वी नीड टू ऑल कम टुगेदर एंड वर्क टुगेदर एज पाकिस्तानीज रादर देन शाहिद मियाँ या देवू या मुनीब नवाज़ या अरशद नदीम या XYZ या जो भी होगा, इट हैज़ टू वर्क टुगेदर। चलिए, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और वो है बिल्कुल है। अच्छा मुनीब, ये बताइएगा, दर्जी में और एक फैशन डिज़ाइनर में क्या फ़र्क है? ये लोगों को सिंपली ये बताइएगा। मैं उसका बड़ा सादा जो जवाब अब काफ़ी अरसे बाद मैंने बना लिया, वो है डिसिप्लिन, मैनेज्ड डिसिप्लिन। बस आपने जब अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन ठान लिया ना, तो आपने वो जो प्रोफेशनल जो भी आप डेजिग्नेशन से ना आप क्रॉस ओवर कर जाते हैं। सर भी अपने काम में उन्होंने अपनी चीज़ पे डिसिप्लिन बना लिया, तो वो लोग भी एक अड्डे से डेवू बन गए हैं, जो कि अब $multi-billion इंडस्ट्री है। सो मतलब सो द थिंग इज डिसिप्लिन का मतलब क्या है? जो बोलो वो कर दो, दैट्स इट। कोई ओवर साइंस नहीं है। जो दर्जी इस वक्त घर पे बैठा हुआ है, जिसके सर ने कहा कि जी अड्डे को अड्डा समझा जाता था, विच वाज कंसिडर्ड अ बैड थिंग, उसी तरह दर्जी को जब मैं बना था तो बुरा समझा जाता था। मुझे पता है, बड़ा मेरे अपने लोगों ने बहुत अपने घर में काफ़ी बातें सुनने को मिली थी, अपने बाहर से भी काफ़ी बातें सुनने को मिली थी। बट द थिंग इज डिसिप्लिन इज कि जी मैंने जो बोला है ना, मैं वो करूँगा। और जब आप वो करने जोगे हो जाते हो, और वो भी करने वाला कराने वाला अल्लाह ताला है, आपने वो बेसिकली आपने सिर्फ एक कमिटमेंट बांधनी है कि जी मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं हलाल कर दूं अपने अल्फाज को। और जब हम अपनी ज़बान की रखना शुरू कर देते हैं ना, तो आप जीत जाते हैं। सो अगर वो मोस्टली लोग यही कहते हैं कि यार दर्जी कभी टाइम पे नहीं कपड़े देता, राइट? मोस्टली यही है, वही सुनने में आता है। तो अगर आप अपनी चीज़ जो आप टाइम पे देना शुरू कर दो, मैं कहता हूँ आपके पीछे लाइन ना लग जाए ना, तो वो है। आपके सामने सर ने भी क्या बात की कि जी टाइमिंग नहीं थी अड्डे की, तो जब उन्होंने टाइमिंग सेट की तो बाकी सारा कुछ अलाइन हो जाता है। बाकी सारा, आई थिंक वक्त की कदर करना, अपने अल्फाज की कदर करना। कहा जी ये 9:15 पे जाएगी, वो 9:15 पे बस चली गई ना, तो अगली दफ़ा बंदा परेशान हो गया, ये क्या हुआ है। और फिर वो 1 दफ़ा 2 दफ़ा 100 दफ़ा जब वो गई है, वो डिसिप्लिन बन गया, लोगों के दिमाग में भी बैठ गया यार अगर टाइम को फॉलो करना है ना, टाइम पे पहुंचना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ कि दर्जी भी ना या टेलर भी आपका बड़ा पर्सनल होता है। जैसे डॉक्टर होता है ना आपका, जैसे फैमिली डॉक्टर होता है जी जी बिल्कुल, तो आपका एक टेलर होता है और आप उससे अटैच्ड होते हैं और आप उसके बहुत ट्रैवल भी करते हैं। यानी मैंने बहुत अरसे डिपेंड भी करते हैं, बहुत अरसे तक 10 साल तक अपने कपड़े मर्दान भिजवाए, वहाँ से सिलवाए। ओके, यानी यहाँ मुझे मिल नहीं रहा था ना, जब मुझे अभी कुछ मिला, कुछ रेडीमेड कपड़े मिल गए, अभी ब्रांड्स आ गए, बड़े ब्रांड रेडी टू वेयर मिल गया आपको। हाँ, मुझे यानी वेस्ट कोट में, अभी चूंकि अभी 8-10 साल में वेस्ट कोट आम हो गया ना, उस ज़माने में जब मैं पहनता था तो फिर मैं मर्दान उसी को, ये बहुत ही यानी आपकी इमोशंस उस इदारे के साथ अटैच्ड होते हैं, तो उसके साथ फिर आपकी यानी फीलिंग होती है। औरतें भी ऐसी हैं, वो अपने टेलर्स के पास यानी तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस है, डॉक्टर की तरह है ना कि यार अब मैं पूछूं आप दर्जी, तो आप कहेगा कोई भी, तो ऐसा तो नहीं होगा, नहीं कोई भी ऐसा तो नहीं होगा ना, आप ज़रूर कोई नाम लेंगे, वहाँ जाएंगे आप। और जो आपने फ़र्क महसूस किया कि यानी क्या फ़र्क है फैशन, मैं उसको यानी ट्रांसलेट ऐसे करता हूँ कि जैसे मैसन और आर्किटेक्ट, मैसन बनाता है, आर्किटेक्ट सोचता है, तो फैशन डिज़ाइनर जब सोचता है तो फिर वो ना दर्जी कहीं भी हो सकते हैं, मगर उसका जो आर्किटेक्ट होता है ना, जैसे एक है, मगर उसका डिज़ाइन किसी ने किया होगा ना, तो मेरी नज़र में ये होता है कि यार मैसन होता है, जब वो ऊपर जाता है तो वो बिल्डर बनता है, या फिर वो अगर वो पढ़ा लिखा हुआ है फिर वो डिज़ाइनर बनता है, फिर आर्किटेक्ट बन जाता है। वो उसको आर्किटेक्ट वो डिज़ाइन करता है। सीना तो आसान है ना, यानी आपने एक सिस्टम जो होता है ना, सोच जो उसके पीछे है ना, वो जिसमें मुनीब ने अपने आप को स्पेशलाइज़ की ना, जो सोच है और जो स्पेशलाइज़ किया उसमें, जो सीखा, जो रिसर्च की। नॉर्मली इस फन में लोग ना पढ़े लिखे भी नहीं होते, बहुत जो अहम पेशे है वो था, अब तो ट्रेंड अभी तो है नहीं, मैं जितने अहम पेशे ना, जैसे इलेक्ट्रिशियन बहुत टेक्निकल पेशा है, इस पर लोग पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो गलती कर जाते हैं। टेलर, हेयर ड्रेसर, बहुत ही एक नाजुक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई, यानी कुछ लोग ना पढ़े लिखे नहीं होते ना, उसमें अगर पढ़े लिखे लोग आ जाएं,
या कोर्सेज कर लें या डिग्री ले लें। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, बच्चों से, कि अगर आप MBA करो ना तो आप हेयर ड्रेसर बन जाओ, डेवो के ड्राइवर बन जाओ। ये तो उनको, यानी उनको हंसी आती है। मैं कहता हूँ क्या हुआ यार, ये अच्छी सैलरी है, जब तुम बस चलाओगे तो प्रमोशन बहुत जल्दी मिलेगी, जब तुम हेयर ड्रेसर बनोगे तो डिज़ाइनर बनने में बहुत कम टाइम लगेगा, क्योंकि रिसर्च करोगे, ट्रैवल करोगे बाहर, तुम्हारी एक पहचान होगी, आप कस्टमर से बात कर सकोगे। कुछ लोग हमसे बड़ी अच्छी बात करते हैं कि सर आप ऐसा ना करें, बाल आप ऐसा ना बनाएं, आज ये ना करें, आज वो ना करें ना, तो आपको कितनी कंसल्टेशन मिलती है ना। तो मेरे ख्याल में तालीम के साथ फिर वो जुड़ जाता है कि जितनी आपकी एजुकेशन होगी वो अपनी स्टडी कर सकता है। तो ज़रूरी यही है, तालीम होगी तो आगे हाँ, चीज़ें वो टूल है ना, उसके जरिए आप कोई भी आदमी किसी लेवल पे भी जा सकता है। अब तो इंटरनेट ने बहुत सारी चीज़ें वैसे आसान कर दी। उसके लिए तालीम चाहिए ना, कि वो आप उसको इस्तेमाल कर सकें। आप डिसिप्लिन, आप उसे क्या लेते हैं, आपने गाने सुनने हैं या आपने कोई कोर्स देखना है उसमें से। जी मुनीब, ये बताइएगा आफ्टर कोविड, यानी कि आपको पता वो एक ऐसा था, फैशन इंडस्ट्री के ऊपर इसके क्या इम्पैक्ट आए हैं, तो अभी वो फैशन इंडस्ट्री दोबारा उसका रिवाइवल हुआ है कि नहीं, कि वही नहीं बहुत हुआ है। कोविड ने तो आई थिंक बहुत सारी इंडस्ट्री को चेंज कर दिया था। फैशन की ऑनलाइन बिजनेसेस ने बहुत, ई-कॉमर्स इंडस्ट्री आ गई, ई-कॉमर्स बिकेम अ थिंग। मुझे सबसे अच्छी चीज़ कोविड की लगती है, हवा साफ़ हो गई थी। बड़ा मिस करता हूँ वो वाली हवा, क्योंकि मैं रोज़ रात को भागता था, 10-15 किलोमीटर में भागता रहता था। सो वो आपको दूर तक नो पोल्यूशन थी, सफाई लगती थी। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि हमें किसी तरीके से, नॉट कोविड बट अल्लाह रहम करे, किसी तरीके से साल में 1 महीना या 2 महीने ना बंद कर देना चाहिए ज़िंदगी को, ताकि वो साफ़ हवा आके फिर आप एक दफ़ा फिर गंदा कर दें। लेकिन हम लोग इतनी, हमारी इकोनॉमिक नीड्स जो है ना वो बहुत, मुझे लगता है थोड़ी सी ओवर बेरिंग हो गई हैं, ओवरवेलमिंग हो गई हैं, कि जी अगर हमने एक दिन काम ना किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। यार 2 मिनट सांस ले लो। अब सांस लेना मुश्किल हुआ है ना, तो लोगों को ये कहना कि बेटा छुरी थले साल और की वैल्यू समझ आ रही है, आई थिंक। बट उसके अलावा आई थिंक कोविड ने और भी लोगों को अपने बिजनेस को करने के तरीके पे, टाइम लगाने पे फोकस किया, कि दोबारा से देखें कि जी अब मार्केट में क्या चीज़ों की ज़रूरत है। बहुत सारे नए डिज़ाइनर्स आए जिन्होंने बहुत अमेजिंग काम किया। पाकिस्तान में बहुत मज़ेदार नए डिज़ाइनर्स काम कर रहे हैं जिनका मैंने काम देखा है। रियली प्राउड ऑफ देम। आई थिंक दे आर डूइंग फैंटास्टिक वर्क। उन्होंने ग्लोबली काम कर रहे हैं। सो एक वो हुआ, एक तो बहुत सारे डिज़ाइनर्स नए आए। उसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि हमने ना, हम सबको टाइम मिला टू स्ट्रैटेजाइज कि हम ये कर क्यों रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने उसके बाद अपनी स्पेशलाइजेशंस चेंज की, कि यार अच्छा हम ब्राइडल नहीं, हम रेडी टू वेयर करेंगे, हम रेडी टू वेयर नहीं, हम ब्राइडल करेंगे, हम ये करेंगे, हम हुडीज़ करेंगे, हम ये करेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे, हम लोकल करेंगे। आई थिंक उसकी, और अब तो मार्केट माशाल्लाह बहुत एक्सपैंड कर गई है। अब इंटरनेशनल ब्रांड्स आर लुकिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान फॉर कल्चर, फॉर डेवलपमेंट। और अब पाकिस्तान की बहुत सारी फैक्ट्रीज़ जो हैं वो इतना अमेजिंग काम कर रही हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही हैं। सो आई थिंक जिन्होंने काम करना होता है ना, वो बग़ैर एक्सक्यूज़ेस के काम करते हैं, और जिन्होंने नहीं करना होता ना, उनके पास एक्सक्यूज़ेस बहुत होती हैं कि जी मैं ये इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि तुमने ये किया था। तो वो जब तक आपकी उंगली बाहर की तरफ एक भी होगी ना, तो आप ये मिस करते रहेंगे कि 3 अपनी तरफ हैं, चारों अपनी तरफ करके देखें कि जी ये यहाँ पे क्या है। तो वो जब तक मन अपने नू पड़े ही नहीं टाइप सिचुएशन नहीं होगी, तब तक आप वो वाली सिचुएशन है। और स्पेशली मनी, मैं ये देखा है, ये वाहद इंडस्ट्री है, जब मैं बाहर आपकी तरह ट्रैवल कर रहा होता हूँ, तो लोग पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स को बाय नेम जानते हैं। बिल्कुल। और हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख ले, दुनिया में बल्कि बैकबोन ही हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस टाइम है, जो हमें बचा रही है, ठीक है। और उसके बाद दूसरी इंडस्ट्रीज़ आती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसको और भी बेहतर किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह आपने कहा कि टेलर में और आप में फ़र्क ये है, तो वही है, लोगों की शिकायत भी अपनी जगह पर है। बिल्कुल। ई कॉमर्स के आने से, ऑनलाइन बिजनेस आने से, मैं समझता हूँ ये बिजनेस आपका और बढ़ गया, सेल्स वाइज भी देखा जाए बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आपका जो आप तो डिज़ाइनर इतने बिजी हैं, वो लिफ्ट ही नहीं कराते आप लोग तो यार। नहीं वो बात नहीं है, बट आई डू थिंक कि हमारी इंडस्ट्री बहुत ग्रो की है और ग्रो कर सकती है, और कर रही है, डेली के डेली कर रही है। ये नहीं है कि जी आप हर दूसरे तीसरे हफ्ते आपको सुनने में आता है आजकल ये ब्रांड इन हुआ हुआ है, अब ये ब्रांड इन हुआ हुआ है, अब ये ब्रांड इन हुआ हुआ है। आई जस्ट होप कि वो लोग, उन लोगों का जो पर्पस और कोर है ना, वो उसके साथ ग्रो करते रहें, रादर देन कि जी आज ये इन हो गया तो मैं इसको फॉलो करके ट्रेंड फॉलोअर बनने के बजाय पर्पस फॉलो करेंगे, तो आई थिंक उसकी ग्रोथ लॉन्जेविटी बेस्ड होगी, सस्टेनेबल होगी। बिल्कुल जी। खान साहब, आप थोड़ा सा बताइए मज़ीद, कोई नई बुक आ रही है आपकी, कुछ लिख रहे हैं नया? अभी एक सियासी शख्सियत है जो कि हमारी आइडियल भी थी, उनकी बायोग्राफी पे पहले मैंने उनकी, जिनका नाम नहीं ले सकते, उर्दू में नाम ले सकते हैं। अच्छा। उर्दू में एक बायोग्राफी लिखी, मगर मैं चाहता हूँ क्योंकि वो
इस किस्म की उनकी खिदमात हैं, कुर्बानियाँ हैं कि उनको नोबेल प्राइज़ के लिए ये पेशावर से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं समझ आ गई हाँ, मुझे, ठीक है। ठीक तो है, वो मैं आपके उन वो पे एक किताब लिख रहा हूँ अभी, पहले पश्तो में, फिर मैं उसको ट्रांसलेट करूँगा उर्दू में, फिर मैं उसको पश्तो बाहर से, लीडर है जी वो। अच्छा फिर वो बाहर से मैं उसको पब्लिश करूँगा। तो हमारी यानी पर्पसफुल हमारी कोई किताब हो, कोई चीज़ ऐसी हो जो कि अफसाने या नावल्स ना हो और जो कि यानी किसी चीज़ को कैप्चर करें। वैसे इसके अलावा भी बहुत से लोग हैं जो मैं देख रहा हूँ मेरी ज़िंदगी में जो शानदार हैं कि मैं एक किताब ऐसी लिखूँ, मेरी पसंदीदा शख्सियात, और उन पे 4-4 पेजेस लिखें, क्योंकि नॉर्मली अगर आपको यानी बगैर किसी तफरीक के, हाँ, यानी कि ऐसे उसमें मेरी आप वालदा और उसे मेरी एनालाइज वालदा और करें। वालिद साहब थे, ओके। उन पे तो किताब किसी ने लिखनी नहीं, मैं भी नहीं लिख रहा, तो उनकी हिस्ट्री कैसे कैप्चर होगी? कोई मेरा भाई है, मुझे बहुत पसंद है, उस पर किताब तो कोई नहीं लिखेगा ना, वो तो एक इंसान है जो काम कर रहे हैं ना। इस तरह से मेरे क्लास फेलो जो थे 2-4, तो मैं ये कहूँ कि यार ऐसी किताब लिखी जाए या ऐसी किताबें लिखी जाएँ जिसपे 5-5, 6-6 पेजेस पे ना उनकी हिस्ट्री को कैप्चर किया जाए ना, क्योंकि ना ये बहुत, तो मैंने एक नई यानी सोच रखी कि यार मैं शुरू करूँगा अपने वालिद साहब से, यानी हम वालिदैन भी तो किताब को लिखते ही नहीं है ना, नहीं, वो मैंने लिखते ही पहली नहीं दफा ना। सुना जी, और बहुत ये होना अच्छी चाहिए। बात, बहुत ये अच्छी बात। तो एक हमारे पास बहुत नया सी- ट्रेंड होगा। हाँ, हमारे पास इन्फॉर्मेशन भी अभी, अच्छा। मैं जब जाऊँगा तो मेरे बच्चों के पास मेरे वालिद साहब की क्या इन्फॉर्मेशन होगी? कुछ इन्फॉर्मेशन ही सर, नहीं हम होगी। आपको स्पॉन्सर भी ले देंगे, आप लिखें, हमारा नहीं, धारा भी हम साथ उसको है। खुद स्पॉन्सर करें। मैं कर कह रहा लेंगे। हूँ कि यानी ये जो है ना, ये सोच है मेरी कि मैं हर आदमी पे जो कि खिदमत अंजाम दे रहा है, जो मेरी ज़िंदगी में या मैं उसकी ज़िंदगी में हूँ, तो हम यानी अब मैं अपनी वाइफ को कहता हूँ कि अगर मेरी वाइफ है तो उसके बारे में जो मुझे पता है वो किसी अच्छा, को नहीं वाइफ पता। पर भी लिखेंगे? कुछ एक चैप्टर जरूर, क्योंकि लाइफ में उसका कितना रोल है। मेरे बगैर बच्चे, किताब सर, हमारे पंजाबी तो बहुत खरीदेंगे फिर इधर। नहीं मैं कह रहा हूँ कि हमारे बच्चों की तरबियत मेरी वाइफ ने की है ना, और वो जो उनकी सक्सेस है मेरे हाथ से तो नहीं आई ना, यकीनन, वो उनके हाथ से घर आई ना। तो वाइफ ही तो बनाती है उनको ना। भी चाहिए होगी अपनी मदर के बारे में कि यार इसको तो हमें कैप्चर ही नहीं कर सके। तो ये मेरी एक तो सर, सोच। ये ख्वाहिश है कि इस पर काम शुरू काम कर शुरू दिया? है सर, काम शुरू है। तो अभी इनिशियली स्टेजेस पर है मैं थोड़ा वालिद सा साहब कि- पे और अपनी वालदा पे जो कि लिख रहे हैं इन्फॉर्मेशन, हाँ वो चूँकि मेरे बड़े भाई अभी हयात हैं तो उनसे पूछ रहा हूँ कि चूँकि मुझे 8-10 साल बड़े हैं, उनको बहुत इन्फॉर्मेशन थी। जब हम पैदा हुए तो जाहिर बात है 10 साल का एक टाइम लैब था ना, जिसकी मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बाकी तो मुझे पता है। तो वो मुझे बता रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ। यानी मुझे नहीं पता कि मेरे वालिद साहब के दादा का नाम क्या था, मुझे तो नहीं पता, हमें याद भी नहीं होता, हमें अपने दादा का नाम याद होता है ना, उनकी यानी कज़न्स कौन थे हमें तो नहीं पता। तो वो मालूमात बहुत ज़रूरी है कि वो पूरी फैमिली कैप्चर हो। अच्छा, ये जो आप बुक लिख रहे हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये पूरे पाकिस्तान के लेवल पर यानी कि आप लोगों को लेंगे कि ओनली फॉर कम्युनिटी बेस हो जाएगी? नहीं, ये उर्दू की किताब होगी, उर्दू की और किताब। मेरे ये लाइक क्या हम जैसे सब लोग, ईदी साहब है हमारे पास, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और बहुत सारे लोग हैं वो जिनको उन पे इसमें लिखने वाले जाना- बहुत सारे हैं। हाँ। ये जो खुफिया हीरो हैं इन पे लिखने वाले उन कोई पे नहीं लिखने है। वाले। वो तो बहुत बड़े लोग हैं ना, वो तो मेरे स्कोप से बहुत ऊपर हैं। मैं कह रहा हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी पे इम्पैक्ट किया उस पे हम लिखें। जैसे आपकी ज़िंदगी में आपकी वालदा है या वालिद साहब हैं, आपने कोई प्रोग्राम ही नहीं किया होगा उनके ऊपर कि आप बैठ के बिल्कुल उनकी नहीं हिस्ट्री करें ना। तो आप कहें यार मैंने इतने लोगों को बुलाया है, तो मैं अगर वो हयात हैं तो उनको बुलाऊं, अगर हयात नहीं है तो मैं उनके बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री बनाऊं, उनके मज़ार से लेके उनके घर तक हम महफूज करें। और यानी मेरी अपनी एक सोच है मेरी। नहीं, बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सोच है। बल्कि नहीं, हमारी तो सेकंड जनरेशन जब शुरू होती है ना, तो पहले वाली जनरेशन भूल गए होते हैं हम। बिल्कुल। हमारे दादा के बाद कौन था, आपके बच्चों को नहीं पता होगा, बहुत कम लोगों को पता होगा। अगर आप सब लोग ना शजरा नसब लिखना चाहे ना, तो सारे खाने खाली होंगे, नाम ही नहीं होंगे, नाम ही नहीं होगा यार ये तो आगे नाम ही इसको नहीं है। शजरा नसब कहते हैं, हाँ, ठीक है यानी ना? हाँ। कजन्स थे तो ठीक है, Cousins तक, कजन्स के ऊपर फिर आपको कुछ याद नहीं होगा कि यार उनको उनकी वालदा का नाम क्या था, उनकी वालदा के वालिद का नाम क्या था, वालिद का नाम तो पता ही नहीं होगा। नहीं सर, ये तो बहुत अच्छा तो इस सोच पे मैं है काम कर रहा और बहुत अच्छी बात है। आई थिंक ये सबको करना चाहिए। सबको करना सबको चाहिए। अपने हाथ से सबको, लिखें, हाँ, कहीं सबको सेव कर करना लें, कोई प्रोग्राम कर, जो आपका वो है, ये कोई एक ड्रेस बना लें अपने वाले साहब के नाम से, पब्लिश कर दें कि यार ये ड्रेस वर्ड की उनके फाइल नाम में पे है। सबको लिखते जाएं, बाद में उसको ये पब्लिश भी कर करें, सकते ये हैं। वो अपने फैशन में उनका नाम रखें, आप अपने प्रोग्राम में मैं अपने कलम में लिखूं उसको। अच्छा आइडिया है, बिल्कुल अच्छा आइडिया। कोई एक जैकेट आप बना लें जो किसी नाम से आप वक़्फ़ कर दें, यार ये आया ही था, मेरे वालिद साहब ऐसे कपड़े पहनते थे। वाह, अमेजिंग आइडिया यार, आई अप्रिशिएट। कभी कभी ना यानी सुबह वो सॉन्ग सुनते थे मेरे वालिद साहब ना, जो नाश्ता वो नाश्ता करके वो सॉन्ग सुनता हूँ, तो मुझे लगता है वालिद साहब बैठे हुए साथ बैठे हुए हैं। वो चूँकि वो एक ज़माना था ना रेडियो का या कैसेट्स का, तो जो सॉन्ग्स उनको मशहूर थे वही मैं सुनता हूँ, और वो नाश्ता कर लें जो वो करते थे, तो आपको लगता है कि वो आ गए वापस और वो आप उसी माहौल में चले गए। यानी आप फील करते हैं। ज़ाहिर बात, वो गाने सुन रहे हो आप, नाश्ता भी वही पढ़ा हो, तो आप महसूस कर लेते हैं उसको। सर मैं इसलिए नूरजहान ज़्यादा सुनता हूँ क्योंकि मेरे वालिद वालिद साहब साहब सुनते होंगे ना। सर मुनीब साहब, आज फैशन इंडस्ट्री हमारी, यानी कि अगर 20 साल पहले जो आपने शुरू किया था ये सफ़र, और आज के मुनीब को हम देखें तो आज फैशन क्या है, कहाँ पर खड़े हैं? फ़ैशन तो बहुत बदल गया है। फ़ैशन में अब टेक्निक्स बहुत सारी आ गई हैं, एक्सपैंड बहुत कर गया है, आपकी अप्रोचेस बहुत बदल गई हैं। पहले ऑब्वियसली एक बड़ा पर्सनलाइज लेवल पे काम होता था, अब
ग्लोबल लेवल पे काम होता है, कोई मुझे कनाडा से ऑर्डर प्लेस कर रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से ऑर्डर प्लेस कर रहा है, मैं नहीं उनको पर्सनली मिला हुआ, बट अल्लाह का शुक्र है वो किसी ना किसी तरीके से हमें ढूंढ ढांढ के पहुंच जाते हैं। सो वो आई थिंक वो जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा बदल गया, कम्प्लीटली बदल गया। मतलब जैसे सर अभी EVs की बात करें कि दैट्स द वे फॉरवर्ड, उसी तरह हम लोगों का भी सारा कुछ SMM पे चला गया ना, सोशल मीडिया मैनेजमेंट पे चला गया कि जी कंटेंट बनाओगे तो वो मार्केटिंग है, इट्स नॉट अबाउट कि जी आपने क्या प्रोडक्ट बनाया है। अब वो पहले एक काली टी शर्ट के अंदर आप एक बड़े पर्सनलाइज तरीके से उसको बेच के समझाते थे, अब आप खाली काली टी शर्ट की वो वैल्यू नहीं रही कि आप उसको इतना महंगा नहीं बेच सकते, बिकॉज उसको कहीं ना कहीं लोग सो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन बहुत चेंज हो गई है, डिज़ाइन एस्थेटिक्स बहुत चेंज हो गए हैं, बट अगेन हैविंग सेड दैट द डिसिप्लिन हैज़ रिमेन्ड द सेम कि आपने अपने काम के साथ मोहब्बत रखनी है, वो ज़रूरी है। सो आई डोंट, मैं ना इन चीज़ों को ऑपोजिट देखता हूँ कि क्या नहीं बदला, जो चीज़ें कांस्टेंट है ना उन पे फोकस करें, सो दैट इज़ कंट्रोलेबल्स। जो अनकंट्रोलेबल्स हैं उनके ऊपर अगर आप फोकस करना शुरू हो जाओगे तो फिर आप भी अनकंट्रोलेबल फोर्स पे चले जाओगे। आपका कंट्रोल किस चीज़ पे है? अपने काम पे है, अपने लोगों पे है, उनकी ट्रेनिंग पे है, अपनी ट्रेनिंग पे है, मटेरियल्स पे है, अपनी वो क्राफ्ट पे है, उस पे काम करते जाओ। क्या नहीं बदला? वो आपके कस्टमर्स नहीं बदले, आपकी दुकान का स्ट्रक्चर नहीं बदला, आपकी सेल्स का स्ट्रक्चर नहीं बदला, आपके कपड़ों की एस्थेटिक जो मेरा है वो नहीं बदला। ऑब्वियसली मेरा इवॉल्व किया है, साथ साथ ग्रो किया है, बट वो जो कांस्टेंट चीज़ें हैं वो कांस्टेंट चीज़ें रहेंगी। वो 4 पहियों से हम 3 पहियों पे आ जाएं, 3 से 2 पे आ जाएं, 2 से 1 पे आ जाएं, 1 से 8 पे चले जाएं, वो पहिए रहेंगे, वो वही रहेंगे, वो ट्रांसपोर्ट के लिए वो पहिया रहेगा। सो आई थिंक ये चीज़ मैं उनमें बिलीव करता हूँ कि व्हाट इज़ कंट्रोलेबल्स एंड अनकंट्रोल, उसके ऊपर एक्शन करें रादर देन अनकंट्रोलेबल्स के ऊपर एक्शन करें। सो आप, मुझे लगता है इवेंचुअली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने सुकून में रहना है। अगर आपने बेसुकूनी चाहिए तो आप अनकंट्रोलेबल्स में चले जाएं, तो फिर आपको जो मेरे पास नहीं है मैंने तो वो चाहिए है, राइट, जो उसके पास है वो मुझे अगर चाहिए तो फिर मैं बेसुकूनी में आ गया। जो मेरे कंट्रोल में है मैं आज छोटा मोटा अगर वो कर सकूं तो वो है। मुनीब नवाज़ जो आज से 20 साल पहले था वो एक बहुत ही जज्बाती आदमी था, वो ऑब्वियसली जवान एक खून था, बट उसके बाद आई फील कि मेरे अंदर एक तो डिसिप्लिन थोड़ा सा और ज़्यादा आ गया है, वैल्यू आ गई है टाइम की, क्लाइंट वैल्यू भी आ गई है, क्लाइंट वैल्यू भी आ गया। वैल्यू जब ओवरऑल चीज़ की आ जाती है तो फिर उसके अंदर जो भी लोग आपके इंटरनल सर्कल के होते हैं, इनर सर्कल के होते हैं, उसके अंदर ज़रा आपको उनकी तमीज़, उनको वैल्यू देना आ जाती है, आपको इज़्ज़त ज़्यादा करना आ जाती है। मुझे ये भी लगता है कि अब मैं कम टेंशन लेता हूँ चीज़ों की, जो अगेन अनकंट्रोलेबल्स होती हैं उनकी मैं टेंशन कम लेता हूँ। पहले कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाता था। आप दोनों का जी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप इस सफ़र में मेरे साथ मौजूद थे, क्योंकि यही पाकिस्तान का अपनापन है और यही पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है। जी नाज़रीन, टाइम हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो स्टूडियो में हमारे साथ एक नए मेहमान होंगे, और मिलते हैं हम आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक नए टैलेंटेड सिंगर, और चूँकि आपको पता है कि अलिफ टीवी का मकसद पाकिस्तान के न्यू टैलेंट को प्रमोट करना भी है, और स्पेशल अपनी सकाफ़त के मतलब जो हो और नेशनलिज़म के ऊपर जिन्होंने काम किया हो। आज ससेक्स स्टोरी मेरे साथ मौजूद है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही डायनामिक पर्सनैलिटी है, शाहरुख भाई। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक। शाहरुख, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, ये बड़ा लंबा सफ़र है, आप उकाड़ा से लाहौर आए हैं, हाँ जी, इतने शॉर्ट टाइम में। जी जी बिल्कुल, और एक नात ख्वां से आपने ये सफ़र शुरू किया था। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो उससे फिर आप आगे कव्वाली की तरफ और फिर गज़ल की तरफ। जी जी, तो इन तीनों में से जो आसान मीडियम कौन सा था और मुश्किल मीडियम कौन सा लगा आपको? देखिए जी, जो काम करने वाला आदमी होता है उसके लिए कुछ चीज़ मुश्किल नहीं होती। ओके, ठीक है, तो फिर ये है कि पहले नात ख़्वानी थी, फिर उसके बाद कव्वाली, फिर ये है कि गज़ल की तरफ भी, क्योंकि ये मैं बचपन से ही कर रहा था। ठीक है, तो मेरे जिनसे मैंने सीखा है उस्ताद बाबर खान साहब, मुझे बचपन से उन्होंने एज आ क्लासिकल म्यूज़िक सिखाया। फिर बस इसी वजह से सारा काम ही कर लेते हैं, जो आए यहाँ, जो मतलब कि अगला बंदा चाहता होता है फिर वैसा काम कर लेते हैं। ये मसला नहीं इसमें कोई भी होता। तो आप यानी कि ज़्यादा आपको जो स्पेशलाइजेशन कहें आपकी, वो किस में है? जो मुझे पर्सनली तौर पे पसंद है वो तो फिर ये है, गज़ल ही है। अच्छा, गज़ल है। जी जी, मेहदी हसन साहब, उसके बाद गुलाम अली साहब, मतलब जितने भी ओल्ड वेरिएंट के जितने भी मतलब के फनकार हैं, उस्ताद थे वो, यानी जी जी, वो मुझे पर्सनली तौर पे बहुत ही, मैं उनको लाइक करता हूँ और उनको गाता भी हूँ। लेकिन ये है कि इवेंट्स में फिर होता है कि वहाँ पे कुछ और मामला, हाँ जी, उनमें फिर कुछ और मामला होते हैं, लेकिन पर्सनली मैं इनको लाइक करता हूँ।
अच्छा, आपकी ज़्यादा इंस्पिरेशन किससे है अपने यानी गायकी में? गायकी में मेरी ज़्यादा इंस्पिरेशन है लता जी, अच्छा। फिर उसके बाद गुलाम अली साहब, नूरजहां जी, फिर हमारे जितने भी फनकार हैं, जो लेजेंड्स हुए हैं, वो सभी हमारे फेवरेट ही तो हैं। आज क्या हमें आप गा के सुना रहे हैं? मैं जी आपको एक आरफाना कलाम है, बहुत ही अच्छा, वो आपको सुनाता हूँ, समाअत करें। जी ज़रूर। तू झुक सोने दे बूए ते, तू झुक सोने दे बूए ते, निगाहां वोंदियां वेखी, तू झुक सोने दे बूए ते, निगाहां वोंदियां वेखी, तू मंग हसनैन दा सदका, तू मंग हसनैन दा सदका, अतावां वोंदियां वेखी, तू झुक सोने दे बूए ते। बुसीरी वांग रो रो के सुना सोने दिया नातां, बुसीरी वांग रो रो के सुना सोने दिया नातां, करम होया ते पलंदे, करम होया ते पलंदे, शिफावां वोंदियां वेखी, तू झुक सोने दे बूए ते। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छा था। तो अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आगे आपका क्या प्लान्स है, क्या सोच रहे हैं आप फ्यूचर में? फ्यूचर में बस यही है कि इसी काम को आगे लेके चलूँगा इंशाल्लाह। तो इसके साथ स्टडी भी? जी मैं स्टडी भी कर रहा हूँ। मैं एफए के मेरे अभी एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को इकट्ठा मैं कर रहा हूँ, क्योंकि एक साल मैंने इस चक्रों में थोड़ा वेस्ट कर दिया था। लेकिन उसके बाद ये है कि इंशाल्लाह अभी मेरी स्टडी भी कंटिन्यू है, क्योंकि दोनों तरफ को लेके मैं चल रहा हूँ। ये भी काम मेरा काफ़ी स्ट्रगली है, मेहनत मांगता है, तो इसलिए फिर दोनों की तरफ मेरा फोकस है। और फ्यूचर में इंशाल्लाह बाकी जो अल्लाह पाक चाहेंगे होना तो वही है। कोशिश हम कर रहे हैं मेहनत करने की, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो गज़ल में आप क्या सुना रहे हैं हमें आज? गज़ल में आपको गुलाम अली साहब की बहुत ही अच्छी गज़ल है, वो आपको मैं सुनाता हूँ। जी ज़रूर। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। तुम तो यारो अभी से उठ बैठे, तुम तो यारो अभी से उठ बैठे, शहर में रात जागती अभी है अभी, शहर में
कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। बहुत खूब शाहरुख खान, बहुत बहुत ही अच्छा आपने गाया है। थैंक यू सो मच। और नाजरीन, ये है पाकिस्तान का टैलेंट, जिसको जब भी अच्छा मौका मिले उसने अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश की है। तो शाहरुख खान, मुझे ये बताइएगा कि फ्यूचर में अभी आप अपना कोई एल्बम वगैरह लेकर आ रहे हैं? जी, मेरा एल्बम अभी इंशाल्लाह उसकी ऑडियो हुई है, तो उसका इंशाल्लाह जो वीडियोस का निज़ाम है वो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह कमिंग सून मेरा एक कलाम भी आ रहा है सूफीज़म में। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह फिर जैसे ज़िंदगी ऐसे चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह सॉन्ग्स कलाम्स वगैरह ये आते रहेंगे। अच्छा, घर से तनकीद का सामना करना पड़ा कि घर में भी यानी कि मौसीकी को लाइक किया जाता नहीं, था? घर में सबसे बड़ी मुझे जो सपोर्ट थी मेरे वालिद साहब की, मेरे पापा की थी, जिन्होंने मुझे बचपन से, मैं उनकी वजह से ये सब कर रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि अगर मैं खुद करता तो शायद मैं यहाँ तक पहुँच ही ना सकता। ठीक है। तो मेरी जितनी भी स्ट्रगल है उसके पीछे मेरे वालिद साहब का हाथ है। फिर ये है कि मेरे जो उस्तादियों का करम है, उन्होंने मुझे लॉयल्टी के साथ सिखाया और मेरे वालिद साहब ने मुझे लॉयल्टी के साथ मुझे इसकी तरफ गामज़न किया। तो बस उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। तो बाकायदा हर रोज़ कितने घंटे आप रियाज करते हो? इसका ये है कि बड़ों से, जो फनकारों से सुना वो तो सुनते थे कि सारी सारी रात ही लगे रहते थे, और ये काम ही ऐसा है कि जितना करने से आता है। लेकिन ये है कि मेरी कुछ स्टडीज़ की वजह से भी मैं ज़्यादा टाइम दे नहीं पाता, लेकिन ये है कि इसको कम से कम भी डेली का कोई घंटा 2 घंटा देना पड़ता है। जी दे। चले, बहुत अच्छी बात है। आखिर पर आप हमें क्या सुना रहे हैं जी? इस सफ़र में मैडम का एक गीत है, वो आपको सुनाते हैं। जी, सुनाएं। रांझण यार वे, रांझण यार वे, मैं तेरे रंग रंगिया रांझण यार वे, रांझण यार वे, मैं तेरे रंग रंगिया रांझण यार वे, रांझण यार। हीर दबेला सोने दे पतनों वे, मैं चोरी चोरी लगिया रांझण यार वे, रांझण यार वे, मैं तेरे रंग रंगिया रांझण यार वे, रांझण यार। जो विया मैं सामने तेरे, जो विया मैं सामने तेरे, डोलन पर दे रख लई मेरे, जो विया मैं सामने तेरे, डोलन पर दे रख लई मेरे, कर्मा वाले कर्मा वाले ऐब ना खोली वे, मैं चंगिया के मंदिया रांझण यार वे, रांझण यार वे, मैं तेरे रंग रंगिया
बहुत खूब, बहुत खूब। शाहरुख, बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो गाया अच्छा गाया। थैंक यू सो मच। आपसे भी मिलके खुशी हुई माशाल्लाह, अच्छा लगा यहाँ पे आके मुझे। खुशी होती है कि पाकिस्तान में भी ऐसे टैलेंट को प्रमोट करने के जो अच्छे इंसान हैं, और मुझे आप सबसे मिलके, आपकी पूरी टीम से मिलके बहुत ही खुशी हुई। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। थैंक यू सो मच। ये क्रेडिट्स हमारे चैनल को जाता है, जी जी बिल्कुल। क्योंकि हमारे चैनल का जो मेन फोकस है वो है पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को इंटरनेशनली और नेशनली प्रमोट करना। जी नाजरीन, आपने देखा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और हमेशा की तरह हमें आपकी मुस्बत फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इसके साथ शाहिद मियाँ को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि हम मिलेंगे अगले सफ़र में अगले मेहमानों के साथ अगले वीक। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।